हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बीआरएसएससी दरोगा अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो कि क्लास 7 का है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करते हैं। तो क्लास 7 में हम लोग साइंस में पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। दूसरा, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे विषमपोषी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 पत्ता। इसकी व्याख्या देखें। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसमें हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसकी व्याख्या देखें। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूसरा, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन का प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। दूसरा, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखें। तो पहला सही है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। पत्तियों के अलावा पादप में दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। दूसरा, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा। इसकी व्याख्या देखें। कथन 1 गलत है क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। जैसे अमरबेल। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वो पादप परपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में निमुक्त कर देते हैं, जिसे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो घटपर्णी। इसकी व्याख्या है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी, पिचर पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप और सिंड्यू कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। दूसरा, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक मृतजीवी
पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचन रसों का स्राव करते हैं, जिससे यह विलयन में परिवर्तन हो जाते हैं। कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और चौथा, शैवाल और कवक, पादप और जीवाणु। इसकी व्याख्या देखें। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल में रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। इसकी व्याख्या देखें। पत्ती की सतह पर उपस्थित शुद्ध सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वारका कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, दालों की फसल से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर ए होगा। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह जीवाणु चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इन्हें सहजीवी संबंध होता है। दूसरा चैप्टर है प्राणियों में पोषण। पहला क्वेश्चन है, स्टारफिश तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देखें। तारा मछली भोजन को सीधे आमाशय में ग्रहण करती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट को कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु को कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। दूसरा, आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती है। तो इसका आंसर होगा पहला कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देखिए। क्योंकि पाचन रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है, आहार नाले में संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल के संबंध ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती है जो पाचन में सहायक होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता। तो इसमें हम इसका आंसर तीसरा है, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यकृत पित्त का रस स्रावित करता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। अन्य दोनों कथन सही है। अगला, रूमिनेंट अथवा रोमैती जंतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रूमिनेंट में आवश्यक 4 भागों में बांटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तीसरा, बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है, इसे चबाता है, इसे रोमंथन चुगाली करना कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या है, उपयुक्त सभी कथन सही है।
घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। एक भाग रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कंड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु उनको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमथन चुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रुमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाते, इस कारण ये घास नहीं खा सकते। रुमिनेंट क्षुद्रांश एवं बहिदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अहनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज को पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशीय जीव है। दूसरा, अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। अमीबा के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सही है। यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशीय जीव है। अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संदक केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर बी है, यानी कि अमाशय का अम्ल में निमोचन, छोटी आंच का ये हो जाएगा पच्य भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बड़ी आंत का हो जाएगा जल अवशोषण, यकृत का शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। इसकी व्याख्या देखें। अमाशय के आंतरिक स्तर यानी सतह म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस स्रावित करता है। श्लेष्मान अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम से अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचन रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। यह प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जल कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। यकृत शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्रावन करती है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठन है। दूसरा, इसका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। व्याख्या, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण संगठन हैं, परंतु इसका पाचन हमारे शरीर में के रूप में न होकर इसके छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, प्रोटीन अमीनो अम्ल परिवर्तित हो जाता है। कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। इसकी व्याख्या देखें। छोटी आंत में पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह यकृत और अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त उसमें भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। इसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से बचा हुआ भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे ग्लूकोज में, वसा अम्ल अथवा ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अगला चैप्टर 3 है रेशों से वस्त्र तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे तांतव रेशे कहलाते हैं। दूसरा, रेशम के रेशे कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। तीसरा, भेड़ बकरी या ऊन देने वाले जंतु हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। व्याख्या, उपयुक्त सभी कथन सही है। जंतुओं के प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इसमें रेशम से फाइबर रेशम कीट को कोकून से प्राप्त होते हैं। ऊन के रेशे भेड़ बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है?
इसमें देखें, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल का बकरिया से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों फर से बनाई जाती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों फर से बनाई जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अतः कथन 1 और 2 सही है। अगला है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा सही है। व्याख्या, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कथन पहला और दूसरा सही है। रेशम कीट रेशम के रेशों से एक आवरण कोकून बनाते हैं। कोकूनों से रेशम को पृथक करने के उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्यमों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट पालन कोकून से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। दूसरा, टसर, मुर्गा और कोसा रेशम की किस्में हैं। कौन सा कथन सही है? तो सी, पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या है, दोनों कथन सही है। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुजुता, चिकनाहट, चमक आदि के भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे समान रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रेशम के खोज सर्वप्रथम भारत में हुई। दूसरा, प्राचीन काल में जिस मार्ग में रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा। इसका व्याख्या है, रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई, भारत में नहीं। रेशम उद्योग को प्रारंभ में चीन से गुप्त रखा गया। बाद में यात्री और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग में उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। चौथा चैप्टर ऊष्मा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। इसकी व्याख्या देखें। पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट व केल्विन तापमान के मात्रक है। जब तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा के ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। दूसरा, द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा। इसका व्याख्या है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तुओं की अपेक्षा की ठंडी वस्तुओं की ओर प्रभावित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन और द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा में स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। थल समीर के बहने का समय है। इसमें इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है रात के समय। समुद्र समीर के बहने का समय है, यह दिन के समय। गहरे रंग के कपड़े का पहनने का समय हो जाएगा वह शीत ऋतु में। हल्के रंग कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु में। इसकी व्याख्या देखें। दिन के समय में स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर आने वाली इस ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल अपेक्षा धीमी गति से होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है जो थल समीर कहलाती है। यह रात्रि के समय चलती है। गहरे रंग का पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवरोधी
शोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग का वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा? इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। दोनों कथन सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अथवा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसे निपटाना अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, गहरे रंग के वस्तुएं हल्के रंग के वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। दूसरा, ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है, इसमें रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप रहती है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो। इसकी व्याख्या है, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंगों की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को ज़्यादा अवशोषित करती है, इसलिए कथन एक गलत है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि यह ऊष्मा रोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु रहती है, इसलिए कथन दो सत्य है। अगला है, यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाता है तो इसका आंसर केवल 3। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखें। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। चूंकि लोहे का गोला तथा जल समान ताप पर है, अतः ऊष्मा का प्रभाव किसी भी दिशा अर्थात न तो गोले के जल की ओर न कि जल से गोले की ओर होगा। इस प्रकार किसी के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसकी व्याख्या, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण ऊष्मा बर्तन की तली में बेहतर तरीके से फैलाती है तथा भोजन अच्छी तरह से पकता है, इसलिए कथन डी सही है। अन्य सभी कथन असत्य हैं। अगला चैप्टर है 5, अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें हम इसे सुमेलित करना है, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ये है चिट्टी के डंक से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने की पानी, टार्टरिक अम्ल, ये हो जाएगा इमली और अंगूर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा साबुन। कुछ अम्ल और अन्य नाम संबंधित देख सकते हैं। अम्ल का नाम पदार्थ का जिसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चिट्टी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। उपयुक्त सभी अम्ल प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। क्षारक का नाम पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, उसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, उदासीन विलयन लाल और नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। दूसरा, हल्दी, लिटमस, गुड़हल और पंखुड़िया आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। तीसरा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो इसका आंसर होगा, तीनों सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऐसे पदार्थ जो न कि अम्लीय होते हैं न कि क्षारीय उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पहाड़ी, पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उस अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में अम्लीय होने के कारण प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस होती है, जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग में मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। इसकी व्याख्या देखें, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, अतः कथन एक सही है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती। अत्यधिक अम्लीय मृदा उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है, जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल नियुक्त करते हैं, जो कि उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कारखानों और अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसको जलाशय को विसर्जित करने में पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। दूसरा, आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। तीसरा, चिट्टी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है, सभी सही है। कारखाना में कचरों में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे पदार्थ को सीधे जलाशय में विसर्जित किया जाए तो मछली एवं अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, अतः क्षार मिलाकर इनको उदासीन किया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता में अपाचन हो जाता है। इस स्थिति में मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चिट्टी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, जिसे जिंक कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निमोचित करने के सहायक होते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें, दोनों की कथन सत्य है। समानतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उसमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत के मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल विमोचित करते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों की क्षति पहुंचाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी मुक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय हेतु उत्तरदायी होते हैं। दांतों की अम्लता को दूर करने हेतु टूथपेस्ट में नमक, क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से है। पहला क्वेश्चन इसमें देखें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं केवल 2, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसकी व्याख्या देखें, ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वो उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन समानतः उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ गर्म करने पर पुनः पानी में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणीय होता है, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, तथा कथन एक गलत है। रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इस दौरान ध्वनि का उत्पन्न होना, ऊष्मा, प्रकाश एवं किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त और अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना भी हो सकता है। कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जलना, कागज का जलना। तो इसका आंसर होगा केवल पहला। निश्चित रूप से कागज को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके टुकड़ों के गुणों को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही है।
इसकी व्याख्या देखें। हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुँच के हमें अन्य जीवों की हानि पहुँचाती है। ओजोन का उपयोग जल के जीव रोगन विषाणु रहित करने में भी होता है। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें। दोनों कथन सही है। लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल की उपस्थिति इस प्रक्रिया की तीव्र करती है। लोहे को जंग में बचाने हेतु जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को संश्लेषण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। अगला है, रसोई गैस सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन है, फिर वही गैस बर्नर पर जलती है। बी, निम्नलिखित कथन में से परिवर्तनों के संबंधित में कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसकी व्याख्या है, सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गैस के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि गैस जलने के दौरान इसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं अन्य उत्पाद बनते हैं, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला चैप्टर है मौसम, जलवायु एवं जलवायु के अनुकूल जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। दूसरा, किसी स्थान के मौसम में लंबी अवधि एकत्रित आंकड़ा के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहलाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। इसकी व्याख्या देखें। उपयुक्त दोनों कथन सही है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक हैं, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि को एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ 6 महीनों के दिन और 6 महीनों का रात होती है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ में ढके रहते हैं। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तीसरा, यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेडियन पाए जाते हैं। चौथे, अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही यहाँ अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास लिए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? चारों सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष के 6 माह सूर्यास्त नहीं होता, शेष 6 माह सूर्योदय नहीं होता। इन क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, अतः यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ वर्ष में अधिकांशतः समय अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इसकी व्याख्या देखिए। ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेडियन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है, वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि अनेक शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक न हो जाए। दूसरा, जहाँ मछलियाँ लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर में गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए अनेक प्रकार की पक्षी सर्दियों में आते ही प्रवास के लिए चले जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक पक्षियाँ का प्रवास स्थान है। साइबेरिया में आने वाले साइबेरियन किरणों के लिए राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर महत्वपूर्ण है। अगला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इन क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। दूसरा, इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। चौथा, लायन टेल लंगूर दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट में वर्षा वन में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा चारों सही है। सभी सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं।
लायन टेल से लंगूर दाढ़ी वाला है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता उसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयल है। लाल नेत्र वाला मेढक, न्यू वर्ल्ड मंकी, टूकन पक्षी, हाथी आदि इस क्षेत्र के प्रमुख जंतु है। अगला चैप्टर 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा आसपास के क्षेत्र में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा को दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। अगला 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। तब कथन एक सही है। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, जिसका कारण यह है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है तथा 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जिसके कारण पवनें उच्च वायुदाब में निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। अतः कथन 2 सही है। उच्च अक्षांशों के पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म रहती है। 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब और 60 डिग्री अक्षांश के आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। इस कारण पवन का प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। अतः कथन 3 गलत है। अगला है पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। शीतकाल में पवन के प्रभाव की दिशा स्थल में समुद्र की ओर होती है। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तीसरा, समुद्र के आने वाली पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। इसकी व्याख्या देखें। उपयुक्त सभी कथन सही है। गर्मी में स्थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। अधिकांश समय स्थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र के स्थल की ओर बहती है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। समुद्र में आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। अगला है त्वरित, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायुमंडल में ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे त्वरित झंझावात का निर्माण होता है। दूसरा, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते। इसका आंसर होगा सी। त्वरित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु के पहले विद्यमान जल में बूंदों और अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वह जम जाती है, पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग के ऊपरी उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली त्वरित करती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह घटना त्वरित झंझावात कहलाती है। तो कथन एक सही है, क्योंकि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इस झंझा का नेत्र कहते हैं। अतः कथन 2 सही भी है। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात का नेत्र का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों में मुक्त क्षेत्र में होता है, जिससे पवन का वेग नियुक्त होता है। अगला, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता एवं आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। दूसरा, अमेरिकी महाद्वीप से चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस के जापान में टाइफून कहते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 2। भारत में संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, इसलिए कथन एक गलत है। विश्व में विभिन्न भागों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं, जबकि फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पवने के वेग में वृद्धि वायु के दाब में वृद्धि करता है। दूसरा, पवने सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र में कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2।
इसकी व्याख्या देखें। प्रथम वाक्य गलत है जबकि दूसरा वाक्य सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्रों में कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। इसका उदाहरण स्थल समीर समुद्र समीर, भारत में ग्रीष्मकाल में चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन तथा शीतकाल में चलने वाली उत्तर पश्चिम पवन है। अगला क्वेश्चन देखिए। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सहायक हो सकती है? इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 4 होगा। चक्रवात पुनर्निर्माण को तथा चेतावनी सेवा, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों के को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशामक दल, चिकित्सा केंद्रों का टेलीफोन नंबर के साथ रखना, पेयजल का संग्रहण, पड़ोसी मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग एवं सहायता। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से आज चक्रवात चेतावनी सेवा बहुत तीव्र हो गई है। 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता और चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। अगला चैप्टर 9 है मृदा, सम्मिलित करना है। तो इसमें हम इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शीर्ष मृदा अथवा संस्तृत स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यह परत मृदु सरंद और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। दूसरा, मध्य परत अथवा संस्तृत स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इस परत में शीर्ष मृदा को ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरी परत अथवा संस्तृत स्थिति हो जाएगा, यह दरारों और विरोधों युक्त शैलों के छोटे दोलों की ठेलों की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है आधार शैल। इसका आंसर होगा यह कठोर होती है, इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। इसकी व्याख्या देखें। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैल के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा में विभिन्न परतें होती है, प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। अगला है सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मृदा और संस्तरण स्थिति कहते हैं। यह परत मृदा सनद और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसमें ह्यूमस, मृदा में उपस्थित सारे गहरे जैव पदार्थ की अधिकता होती है, जिस कारण इसका रंग गहरा होता है। शीर्ष मृदा में नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सेहत धनी होते हैं। बी, संस्तृत स्थिति मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी, संस्तरण स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों के बनी होती है। तीसरी परत में नीचे आधार शैल होती है, कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। पादपों से उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। इसका तीसरा, गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। किसी गर्म दिन में कि दोपहर में किसी खेत और खुले मैदान में जमीन के ऊपर वायु कंपित होती दिखाई देती है। इसमें से निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण। इसकी व्याख्या देखें। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपरी जलवाष्प वायु की अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इसे सूर्य के प्रकाश में परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु कंपित प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन देखें। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं पहला और दूसरा, यानी कि जल, पवन और बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी परत सतह का हटाना अपरदन कहलाता है। दूसरा, पॉलीथीन रासायनिक पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसकी व्याख्या देखें। उपयुक्त दोनों वाक्य सही है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सतह बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों में पाए बढ़ाने के से प्रयास किए जाने चाहिए। पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त पीड़कनाशी और रसायनों का उपयोग मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। पीड़कनाशी के उपयोग में कमी, अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन, रसायनों का उपचार और पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध मृदा प्रदूषण में कमी ला सकता है। अगला चैप्टर 10 है जीवों में श्वसन।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिका अवयवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों के ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर के मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुनः विखंडन हो जाता है। अगला है, अंतः श्वासित वायु और उच्छादित वायु के में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम जिस वायु का अंतः श्वसन और अवक्षेदन करते हैं वे गैसों का मिश्रण होती है। अतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन अथवा 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि अवक्षावित वायु में 16.4% ऑक्सीजन, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें हम लोग देख सकते हैं पहला और दूसरा। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। दूसरा, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड को जल में विखंडित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, विभिन्न जंतुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक की मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा में भी श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन सभी जीवों में जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, कारण यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को नियुक्त करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण सही व्याख्या भी करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में उस ऊर्जा विनिमुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ईस्ट हो जाएगा एल्कोहल, डायफ्राम हो जाएगा वृक्ष गुहा, तिलचट्टा श्वासरंध्र, पत्तियाँ जाएगा श्वासरंध्र पत्तियाँ हैं, यह जाएगा रंध्र, मछली यह जाएगा क्लोम। इसकी व्याख्या देखिए, ईस्ट एक कोशीय जीव है, यह अवयवी रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इसका उपयोग शराब, बियर, वाइन बनाने में किया जाता है। श्वसन के समय वायु नासा गुहा श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में हो जाती है। फेफड़े वृक्ष गुहा से स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व एवं पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपक्ष कहलाती है वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों में बनी पिंजर की गति सम्मिलित होती है। तिलचट्टा में शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। तिलचट्टों और अन्य कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिया का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। पादपों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र के पत्तियों कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से पौधे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अगला, किसी सामान्य वयस्क व्यक्तियों की विश्राम अवस्था और औसत श्वसन दर होती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की एक अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। अगला है, अश्वसन के समय पसलियाँ। तो इसका आंसर नीचे की ओर गति करती है। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और ऊपर अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। अगला चैप्टर है 11, जंतु और पादप में परिवहन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ, उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। रक्त एक तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों के प्रभावित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत के शरीर में अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन पर रक्त की शरीर की कोशिकाओं तक ले जा सकता है। शरीर में कोशिकाओं के अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में ऐसी कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिवहन भी करता है।
अगला है मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, कथन 1 सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर में सभी अंगों और अंतर सभी कोशिकाओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में उपस्थित एक लाल रक्त का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। कथन 2 सही है। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है? तो इसका आंसर होगा रोगाणु का विनाश। रक्त का तरल भाग का प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं इसमें तैरती हैं। यह कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कनिका, श्वेत रक्त कनिका, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कनिका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कनिका उन रोगाणुओं का नष्ट करती है जो शरीर में प्रवेश करता है, जबकि रक्त का थक्का बनना कोशिकाओं प्लेटलेट्स का बनना के कारण होता है। अगला है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो हो जाएगा रक्त वाहिका, हृदय और वृक्क। तो इसका आंसर होगा केवल 4। रक्त परिसरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्त और रक्त वाहिकाएं, हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त ऑक्सीजन, बचे हुए भोजन और अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है: धमनी, शिरा। धमनियां हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियों की भित्तियां मोटी और प्रशस्त होती है। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है। शिराओं को भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसा बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। अगला है हृदय रक्त द्वारा पदार्थों में परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, न कि परिसंचरण तंत्र का। अगला है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टेथोस्कोप। इसकी व्याख्या है हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय के कक्ष में भित्तियां पेशियां बनी होती है। यह पेशियां लयबद्ध के रूप में संकुचन और विषाती रिलैक्सेशन करती है, जो हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंद की ध्वनि को आवाहित करती है। पेसमेकर हृदय गति को कम होने जाने पर समान स्थिति में लाने हेतु प्रयोग करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का प्रयोग संकुचन और विषादी के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने और हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार को पता लगाने के लिए होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं के निरूपण करके मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज। तो इसका आंसर होगा सी, दूसरा हाइड्रा और स्पंज। हाइड्रा स्पंज जैसे कुछ जंतुओं के कोई परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उसके शरीर में प्रवेश करके उसके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले आता है। अतः परिसंचरण हेतु रक्त के समान तल की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। समानतः मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपोडायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किस सक्रिय की हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानने में होता है। अपोह की विधि का प्रयोग विधि के अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को निरूपित से छाना जाता है। वृक्क मानव शरीर के उपस्थित तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्क मूत्र वाहिनियों मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव विसर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया में जैसे साथ पसीने और मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर के हानिकारक तत्वों से बाहर निकलने के साथ साथ शरीर को ठंडे बनाए रखने में सहायता करता है। अगला है कुछ जंतुओं में शरीर अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन से संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा केवल पहला। मछली कोशिका अपशिष्ट पदार्थों में अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है।
इसकी व्याख्या देखें। जंतुओं में शरीर में रसायनों का निष्कासन से विधि जल की उपलब्धता में निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी और छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन पदार्थ के रूप में करते हैं। यह पदार्थ यूरिक अम्ल में होता है, जो मुख्यतः सफ़ेद रंग का यौगिक है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। अगला हम लोग देख सकते हैं सुमेलित करना है, तो इसमें इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष की संपादित करता है इसे जाइलम कहते हैं। फुलेम पौधे में पत्तियां भोजन को संश्लेषित करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, इसे फ्लोएम कहते हैं। अगला है कथन। मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिक्रमित खींच कर होकर तने और पत्तियों में पहुंचता है। कारण पत्तियों में जल में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक शोषण बल निर्मित होता है। नीचे दिए गए कूट का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। कथन कारण सही स्पष्टीकरण करता है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों से पहुंचता है। कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। वाष्पोत्सर्जन का यह प्रक्रम पादपों को ठंडा रखने में सहायक होता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का वहन प्रवाह करती है, तो जगह दोनों गलत है। इसकी व्याख्या देखें। उपयुक्त दोनों कथन गलत है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से में ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 80 बार। परिसंचरण तंत्र का हृदय और रक्त वाहिका होती है। किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 पादप में जन्म। कायिक प्रबंधन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। दूसरा, बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उपस्थित पादपों और पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, तो इसका आंसर होगा केवल पहला। कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन और कुछ विधियाँ खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रबंधन है। इसमें कायिक प्रबंधन की विधियाँ में पत्तियाँ, तना और मूल जैसे कायिक भाग से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उपस्थित पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन में नए पादप जनन पादप की प्रतिलिप्त होते हैं। कारण कायिक प्रबंधन में नए पादपों में एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं पहला, यानी कि पहला। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। कायिक प्रबंधन में नए जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न होते हैं, जबकि कायिक पदार्थ में कायिक भागों में से सीधे नए पादप उगाए जाते हैं। अगला, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है। मौस और फौन जन बीजाणु द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा तीनों। उपयुक्त दोनों कथन सही है। इष्ट एक एकल कोशिका जीव है, जिसमें जनन मुकुलन की एक प्रक्रिया द्वारा होता है। मुकुलन से इष्ट कोशिका की छोटा मुकुलन कली बाहर निकलता है और अपनी जनक कोशिका का विलय होकर एक नई इष्ट कोशिका बनाता है। शैवाल में जनक कोशिका खनन विखंडन के माध्यम से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में शैवाल स्पायरोगैरा 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। यह खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। मौस तथा फन जैसे पादपों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प में संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल कैंसर अथवा केवल स्त्री कैंसर उपस्थित होते हैं। दूसरा, सरसों, गुलाब और पिटूरिया जैसे पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। कौन सा कथन सही है,
केवल एक। कथन एक सही है। ऐसे पुष्प जिसमें या तो पुंकेसर अथवा केवल स्त्री कैंसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर स्त्री कैंसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी और खीरा पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिंटूरिया के पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, अतः कथन 2 गलत है। अगला है पादपों में परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागकण के अंतरक्रम परागकणों का स्थानांतर परागकोश से पुष्प के विरुद्धाग्र पर होता है। दूसरा, जहाँ स्वपरागन अंतःग्रस्त परागत कथों का स्थानांतर परागकश के उसी पादप में किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो वह परागकणों के स्थानांतर उसी भाग पर किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन एक सही है। पुष्पों में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं जो वायु, जल और कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान और एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर ले जाते हैं। इन प्रकार परागकणों को परागकोश के पुष्प में वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागकण कहते हैं, परंतु जब पुष्प के परागकण किसी पादप के किसी अन्य पुष्प के अथवा उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो कथन 2 गलत है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप का जनन भाग तना होता है। दूसरा, नर और मादा युग्मक में युग्मन का परागकण कहलाता है। तीसरा, परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। चौथा, डबल रोटी और फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा। पादप का जनन भाग पुष्प होता है, इस कारण पहला कथन गलत है। नर और मादा युग्मक का प्रक्रमण निषेचन कहलाता है, इस प्रकार दूसरा कथन भी गलत है। कथन 3 और 4 सही है। अगला चैप्टर 13 गति एवं समय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो ऑडोमीटर। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ऑडोमीटर पथमापी कहते हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की चाल को मापने के लिए होता है। एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने में यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों में ऊंची मापी जाती है। अगला चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में किए गए समय के विभाजन करने में प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड मीटर पर सेकेंड है। अगला चैप्टर 14 विद्युत धारा में इसके प्रभाव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी तार के विद्युत धारा प्रभावित करने में विभिन्न प्रभाव होते हैं। इनके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। यानी कि किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार तप्त हो जाती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक के भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग लघु पतन शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए होता है। सुरक्षा मानक में उच्च विद्युत धारा के प्रभावित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। तो इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों होगा। अगला है थॉमस अल्वा एडिसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। दूसरा, थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषण का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर होगा केवल 2। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 से 1931 संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इस कारण कथन 1 गलत है। इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। अगला चैप्टर हम लोग देख सकते हैं प्रकाश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार का होता है। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब के बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग में दिखाई देता है। बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब का भाग की दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। दोनों कथन सही है। जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के बिंब की दूरी की। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है अथवा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। अगला है अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकित्सकों द्वारा आँख, कान और नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, वाहन चालकों में
पीछे देखने के लिए वाहनों का दर्शकों साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। केवल पहला सही है। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक और गले के निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अतःबिंब वस्तु को दर्पण उत्पन्न अत्यंत निकट रखते हैं, जो प्रतिबिंब आभासी और सीधा तथा आधारित होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण और उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि वाहनों के पास दर्पणों से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के देश का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में बिंब का छोटा होता है। अगला, लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा आकार में बिंब के बड़े प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, उत्तल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब का छोटा प्रतिबिंब बनता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर केवल 2 कि एक गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब आभासी, सीधा आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह प्रयोग में लाया जाता है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कथन 2 सही है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब के छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस उसी परावर्तित प्रकाश में अपसारित बाहर की ओर मोड़ना करता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश रक्त 7 वर्णों का मिश्रण है। इन धनुष के भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। दोनों कथन लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। मोटे तौर पर इन वर्णों का मिश्रण श्वेत रक्त प्रकाश होता है, जो इस सूरज के प्रकाश में बने इंद्रधनुष और प्रिज्म के माध्यम से नजर आता है। अगला टॉपिक है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 20 मार्च। प्रति वर्ष 22 मार्च को हर व्यक्ति जल संरक्षण का महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी का सतह लगभग 71% भाग जल से ढका है, परंतु उपयोग में किए गए उपलब्ध लवण जल, ताज़ा जल पृथ्वी में उपलब्ध जल की कुल मात्रा में 1% से कम, लगभग 0.006% है। इस विषय पर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लवण जल बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। उद्योगों को तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के कारण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? तो इसका आंसर होगा बूंद सिंचाई। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से करना चाहते हैं। बूंद सिंचाई व्यवस्था में मितव्ययी सिंचाई व्यवस्था है। इसमें कम व्यास वाले पाइपों द्वारा पौधे को पानी से देने की तकनीक है, जो सीधे उसकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। अगला, सही विकल्प चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा पौधे में जल की कुल मात्रा नियत है। जल चक्र द्वारा परिसंचरण के दौरान दोनों ही दिशाओं की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस में किसी भी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं पाया जा सकता है। जल की इसकी तीनों अवस्था के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। अगला है चैप्टर नंबर 17, वन हमारी जीवन रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। सभी जीव, चाहे वह शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि वे जंतु पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है। अतः इस प्रकार की क्रम चलता रहता है। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास के कीटों के द्वारा खाया जा सकता है, जिसमें मेढक खा लेता है, मेढक के सर्प और सर्प को गरुड़ खा लेता है। अगला क्वेश्चन है, अब घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला। दूसरा, यह मृत पादपों और जंतु उत्कों में ह्यूमरस के परिवर्तन देते हैं। यह वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषण तत्वों की आपूर्ति के लिए बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। इसकी व्याख्या है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं का प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष का अलग कर दें,
इसमें अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। पहला चैप्टर नंबर 18 अपशिष्ट जल की कहानी। आपांक और बायोगैस अपशिष्ट जल प्रणाली जल उपचार की उत्पादन है। यह उत्पादनों के उपभोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचारक के प्रक्रम में उत्पन्न आपांक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार का प्रक्रम उत्पन्न होने वाले बायोगैस जैव गैस के उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, पहला और दूसरा। उपयोग दोनों कथन सही है। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न आपांक के उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषण तत्व पुनः मृदा में वापस ले जाते हैं। क्लोरीन और ओजोन जैसे रसायनों का प्रयोग जल के रोगाणु रहित करने के लिए होता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला और तीसरा, जिसमें मानव मल और केंचुओं द्वारा प्रचारित किया जाता है। और तीसरा, मानव मल पूर्णतः कृमि कोक के परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अत्यंत सूक्ष्म समृद्ध पोषक है। कथन एक सही है। भारत में कृमि प्रसंस्करण शौचालय की रूपरेखा भी परीक्षण किया गया, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल को सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसका उपयोग जल में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 गलत है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि यह शौचालय का संचालन बहुत सरल और सुरक्षितपूर्ण है। इसमें मानव मल पूर्णतः कृमि केकों के परिवर्तन हो जाता है, जो मृदा के लिए बहुत ही समृद्ध पोषण और कार्य करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।